आज के इस वीडियो में उत्तराखंड एलटी एकेडमिक एप्टीट्यूड का हम सभी यूनिट का रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस पेपर ए 2 है। प्रैक्टिस पेपर 1 कल के वीडियो में हम कर चुके हैं, तो टोटल 50 क्वेश्चन है। पूरा वीडियो देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर जो 5 यूनिट्स हैं उसके 35 क्वेश्चन है, और जीके की बात करें, हम यूके की जीके की बात करें या इंडिया के जीके की बात करें, तो उसके टोटल 15 क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनक्यूएफएस की। एनक्यूएफएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? एनक्यूएफएस का मतलब है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर टू में क्या पूछा है कि व्हेन वाज यूजीसी स्टेबलाइज एज अ स्टेटरी बॉडी, की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, की एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना कब हुई? तो देखिए वैसे यूजीसी की स्थापना 1953 में हुई, लेकिन एक संवैधानिक निकाय की बात करते हैं, स्टेटरी बॉडी की बात करते हैं, तो इस रूप में इसकी स्थापना हुई 1956 में। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से किस आयोग का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना है? मतलब स्कूल्स की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो वहाँ पे जो लैब्स हैं, ठीक है, चाहे साइंस लैब की बात करें, चाहे मैथ्स लैब की बात करें, तो लैब्स को और बेहतर बनाने की बात की गई। तो किस कमीशन में बात की गई? तो राइट आंसर क्या है? नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जो 2005 में आया था। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए मार्गदर्शक प्रकाश क्या है? व्हाट इज द गाइडिंग लाइट फॉर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो हम बात करें, तो राइट आंसर क्या होगा? सी। क्यों होगा? क्योंकि देखिए एनईपी 2020 में हमारा जो पुरानी जो हमारी विरासत रही है ना, हमारी जो ज्ञान है, हमारी जो परंपरा है, एक टाइम क्या था, भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। दुनिया भर से बच्चे भारत में पढ़ने आते थे यहाँ पे, चाहे हम नालंदा की बात करें, चाहे तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करें। तो एक समय जब दुनिया के अलग अलग जो हम देखते हैं, आज कहते हैं वेस्टर्न जो कंट्री है काफी जो डेवलप है, उस टाइम जब वो सब वहाँ के लोग गुफाओं में पेड़ों पे रहा करते थे, तो यहाँ पे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। तो हमारी जो वही ज्ञान परंपरा है, जब हमें विश्व गुरु कहा जाता, तो उसी विरासत को वापस लौटाना। तो राइट आंसर क्या है? प्राचीन और शाश्वत भारतीय ज्ञान की समृद्ध विरासत, ठीक है, इसको बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले देखिए एनईपी 1986 में 10+2+3 था, लेकिन अब जब हम बात करते हैं एनईपी 2020 में, तो नया जो स्ट्रक्चर क्या आया है? 5+3+3+4। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि जो कॉमन स्कूल सिस्टम है, समान विद्यालय प्रणाली है, ठीक है, तो इसके बारे में किस में बात की गई थी, किस शिक्षा नीति में इसकी बात की गई थी? इन विच एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज इट टॉक अबाउट अडॉप्टिंग अ कॉमन स्कूल सिस्टम? मतलब क्या है, ना कोई प्राइवेट स्कूल हो, ना कोई गवर्नमेंट स्कूल हो, मतलब एक ही स्कूल हो, ठीक है। जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि अगर बच्चे के पास पैसे हैं तो प्राइवेट स्कूल, पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। मतलब एक तरह से अमीरी गरीबी वाली बात हो जाती है। लेकिन कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब है कि कोई अब ऐसा स्कूल ना हो, अलग अलग तरह के कोई स्कूल ना हो, एक ही स्कूल हो। और जो उस स्कूल के आसपास की जो सोसाइटी है, मतलब बच्चे के नेबरहुड में एक ही स्कूल हो, और वहाँ पे चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, सब साथ जाकर पढ़े, तो इसे कॉमन स्कूल सिस्टम कहा जाता है। और इसकी बात एनईपी 1968 में की गई थी, ठीक है, ये जो पॉलिसी थी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है कि समग्र शिक्षा अभियान जो 2018 में आया था, किन योजनाओं को मिलाकर बना था? ठीक है, रमसा को, सर्व शिक्षा अभियान को, टीचर एजुकेशन को, ठीक है, या ए और बी, रमसा और एसएसए, या ए बी और सी? तो राइट आंसर क्या है? ए बी और सी। जो समग्र शिक्षा अभियान 2018 में आया था, तो रमसा, सर्व शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, तीनों को इंटीग्रेट करके एक व्यापक अभियान बना था। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा। तो देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन क्वेश्चन कैसा भी आए, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब कि जहाँ पे नॉर्मल बच्चे, स्पेशल बच्चे सभी साथ आकर एक विद्यालय में, एक स्कूल में आकर साथ में पढ़े, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहेंगे।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक ही विद्यालय का होना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, यहाँ पे पोलियो रिकेट्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी आर एसोसिएटेड विथ विच डिसऑर्डर, की पोलियो सूखा रोग मस्कुलर डिस्ट्रोफी मतलब ये किस विकार से जुड़े हैं। तो देखिए इन विकारों में क्या होता है कि बच्चे का शरीर जो होता है बिल्कुल कमजोर हो जाता है, बच्चा ना सही से खड़ा हो पा रहा है, ना बैठ पा रहा है, ना सही से बोल पा रहा है, ना कोई सामान सही से उठा पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है इसे हम कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, गति संचालन विकलांगता। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या पूछा है कि किस वर्ष को दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है, किस वर्ष को माना जाता है। तो राइट आंसर है 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 यहाँ पे क्या पूछा है कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है। तो देखिए जब डिसलेक्सिया की बात करते हैं ना तो इसका संबंध है कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। पठन विकार है एक तरीके का, रीडिंग डिसऑर्डर है कि बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता, सही से अक्षरों को उसको पहचानने में बच्चों को दिक्कत होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रांसजेंडर को तीसरे जेंडर का दर्जा कब दिया गया, कब दिया गया। तो राइट आंसर है अप्रैल 15 2014। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है कि उत्तराखंड सरकार ने भ्रूण हत्या मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं ना, लड़कियां जब पैदा होती हैं तो पैदा होते हैं इनको मार देना। तो उत्तराखंड सरकार ने भ्रूण हत्या को रोक लगाने व कन्याओं के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए नंदा गौरा जो योजना थी किस वर्ष शुरू की। तो किस वर्ष शुरू की, राइट आंसर क्या है 2017 में। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर क्या है 3 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्न में से किसका संबंध प्रबंधन तकनीक से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट टेक्निक, किसका संबंध है। तो यहाँ पर जब हम मैनेजमेंट टेक्निक की बात करते हैं, प्रबंधन तकनीक की बात करते हैं, तो राइट आंसर क्या है सिस्टम एनालिसिस। हार्डवेयर अप्रोच मतलब सारी जो चीजें हैं जिसको आप छू सकते हैं, ठीक है, सामान हो गए, टूल्स हो गए। सॉफ्टवेयर अप्रोच में मेथड्स आते हैं, पढ़ाने के तरीके आते हैं। और सिस्टम एनालिसिस इसका संबंध है प्रबंधन तकनीकी से। क्वेश्चन नंबर 16 व्लॉग क्या है, ठीक है। तो व्लॉग क्या है, समय समय पर अपडेट होने वाली सामग्री वाली जो वेबसाइट है इसे ही हम कहते हैं ब्लॉग, जिसमें चाहे वीडियो की बात करें, चाहे टेक्स्ट की बात करें, इमेजेस की बात करें, टाइम टाइम पे जो एक ब्लॉगर होता है वो अपडेट करता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति ईमेल संदेश का संक्षिप्त वर्णन करती है। आप किसी को ईमेल करते हैं ना, तो जो भी आपने जो भी मतलब ईमेल का जो भी आप जिस टॉपिक पर आप ईमेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप सब्जेक्ट में छोटे रूप में आप एक दो लाइन में आप उसको लिख देते हैं ताकि पढ़ने वाले को पता चल सके एक नजर में कि आप उसको क्या भेज रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा सब्जेक्ट, अगर आप ईमेल भेजते होंगे, ठीक है। और मान लो आपको पता है कि जब 6 से लेकर 10th क्लास तक आप जब लेटर भी लिखते थे तो वहां पे भी विषय सब्जेक्ट लिखा जाता था ताकि एक लाइन में पता चल सके कि लेटर का विषय क्या है, किस विषय पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 .edu डोमेन कहाँ पर यूज होता है। तो राइट आंसर क्या है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। अक्सर आप यूनिवर्सिटी देखेंगे ना, कॉलेज देखेंगे तो वहां पे .edu डोमेन ही यूज होता है जब आप इनकी वेबसाइट चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल है, कौन सा है, ठीक है। तो ज्ञान दर्शन, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 मूक इज रिलेटेड टू। तो देखिए मूक के बारे में पूछा है तो मूक का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो मूक क्या है, ऑनलाइन कोर्सेज है। तो राइट आंसर क्या है ऑनलाइन स्टडी कोर्सेज। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है कि एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के अनुसार शिक्षा में आईसीटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा में आईसीटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर है शिक्षण और सीखने के अनुभव को बढ़ाना और सुविधाजनक बनाना, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य है। मतलब शिक्षण अधिगम की बात करते हैं उसमें हेल्प करना और शिक्षण अधिगम को और प्रभावशाली बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हिपोक्रेट्स, क्रेसमर, शेल्डन और यूंग की बात करें तो इनका संबंध किस मतलब मॉडल से है, किस अप्रोच से है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इन सभी का संबंध जो है वो टाइप अप्रोच से है, प्रकार दृष्टिकोण से है, जिसमें व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, उसको अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23
तो यहाँ पर क्या पूछा है कि इन परीक्षाओं की सहायता से किसी क्षेत्र विशेष में विद्यार्थियों की योग्यता का पता लगाया जा सकता है, कि मतलब कौन सा बच्चा ऐसा है जो मैथ्स में बहुत अच्छा है, कौन सा बच्चा ऐसा है जो ड्राइंग में बहुत अच्छा है, ठीक है, कौन सा बच्चा है जो आर्ट्स में अच्छा है। तो इस तरह से एक स्पेसिफिक फील्ड में बच्चों की योग्यता का पता लगाना कि एक बच्चा स्पेशली इस फील्ड के लिए बना है, तो कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है एप्टीट्यूड परीक्षण, योग्यता। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे क्या पूछा है कि इस स्तर पर मनुष्य उपलब्धियां और प्रसिद्धि पाना चाहता है। जब हम मैस्लो की हायरार्की देखते हैं ना, तो किस स्तर पर मनुष्य उपलब्धियां और प्रसिद्धि पाना चाहता है, तो राइट आंसर क्या है, स्टीम नीड्स। सबसे इनकी जो हायरार्की है, सबसे लो लेवल पे फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है, सबसे हाई लेवल पे सेल्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। और जब प्रसिद्धि की बात करते हैं, सम्मान पाने की बात करते हैं, स्टेटस की बात करते हैं, तो सम्मान की आवश्यकता, स्टेम नीड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे क्या पूछा है कि who divided people into two broad types, extrovert introvert। extrovert का मतलब इसको भी समझ लीजिए कि जो बहुत लोग बहुत ज्यादा सामाजिक होते हैं, सबके साथ मिलनसार होते हैं, सबके साथ मिलकर रहने वाले होते हैं एक्सट्रोवर्ट, और इंट्रोवर्ट जो अपने आप में रहते हैं। ठीक है, तो ये किसने दिया, ये युंग ने दिया। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू, बुद्धि का संबंध किससे है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात योग्यता है, सीखने की योग्यता है, समायोजन की योग्यता है, तो राइट आंसर क्या है, ये सभी के सभी बुद्धि की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी लोगों की विशेषता है। तो कोई देखिए, ऑप्शन कुछ भी हो, लेकिन आपको जब कंसेप्ट पता होगा ना कि अगर हम बात करें अंतर्मुखी, जो लोग अपने तक सीमित रहते हैं, अपने आप में ही ठीक रहते हैं, खुश रहते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्रिफर सॉलिट्यूड, एकांत पसंद लोग। ये विशेषता है अंतर्मुखी की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। प्रत्यंत तथा भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया। राइट आंसर क्या है, थॉर्नडाइक के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 29। आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। तो देखिए, अभी तक भारत में आपातकाल की बात करते हैं तो 1975 से 77 के बीच में 2 साल के लिए हुआ था, 1975 टू 77। तो आपातकाल के दौरान जब सारी शक्तियां सिर्फ प्रधानमंत्री के हाथ में आ जाती हैं, मतलब एक आदमी के हाथ में आ जाती हैं, सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकार उनसे ले लिए जाते हैं, तो बताइए फिर कौन सा अधिकार है जो आपातकाल में भी लोगों से नहीं लिया जा सकता। तो राइट आंसर है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि ये मानव अधिकार की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा है कि मल्टीलिंगुअल मीन्स। देखिए, मल्टीलिंगुअल बहुभाषा का सीधा सा अर्थ है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा भाषाएं प्रचलन में हो, तो हम बहुभाषा कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 31। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ। जो प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं, तो ये किस दर्शन, किस फिलोसफी का दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, प्रेगमेटिज्म। तो प्रेगमेटिज्म की बात करें तो यहाँ पर जॉन डीवी के जो शिष्य थे किल पैट्रिक, उनको प्रोजेक्ट मेथड का निर्माता माना जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किसने उद्योगों के माध्यम से शिक्षा पर जोर दिया, किसने दिया। तो राइट आंसर क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने उद्योगों के माध्यम से शिक्षा पर मतलब बल दिया कि बच्चों को थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाए, और बच्चों को स्टार्टिंग से ही, बच्चा मतलब फिफ्थ के बाद से ही बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दिया जाए, ताकि बच्चा इस काबिल हो कि जब भी स्कूल अपने कंप्लीट करके निकले तो इस काबिल हो कि खुद से कमा कर खा सके। ठीक है, तो 1937 में वर्धा में एक सम्मेलन हुआ था, वहां पर गांधी जी ने अपना जो विचार रखा था शिक्षा के संदर्भ में, और वहां पे इन्होंने ये बात कही थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। आदर्शवाद का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है आदर्शवाद का जनक, किसे कहा जाता है, प्लेटो को। क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्न में से किसमें तर्क और विवेक का कोई स्थान नहीं है। तो देखिए, तर्क विवेक का कोई स्थान नहीं, मतलब बिना सोचे समझे आप किसी की बात को मान लेना। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंडोक्ट्रिनेशन, मतारोपण। ठीक है, अक्सर भी देखते हैं ना, बचपन में जो बच्चे थे क्या करते थे, अपने माता पिता उनको कुछ भी बोल देते थे और बच्चे उसको मान लेते थे। ठीक है, धार्मिक मामलों में भी यही चीज होती है। तो यहाँ पर हम कोई भी चीज बिना लॉजिक के, बिना साक्ष्य के हम सिर्फ मान लेते हैं। ठीक है, तो इंडोक्ट्रिनेशन, मतारोपण या मत शिक्षा भी कहते हैं इसको।
35 who said the following sentence education is manifestation of perfection already present in man कि मनुष्य की अंतर निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। बात किसने कही? तो राइट आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने बात कही। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के जीके की कि गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न ये पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर क्या है? पातीराम ने ये पुस्तक लिखी, गढ़वाल मॉडर्न एंशिएंट एंड मॉडर्न। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज हरेला? हरेला क्या है? ठीक है, तो उत्तराखंड के हैं तो आप सबको पता होगा हरेला क्या है। हरेला उत्तराखंड का एक त्योहार है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा है कि उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है कालसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे क्या पूछा है? टहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? कि टहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? भागीरथी नदी। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा है? चाचरी निम्नलिखित में से क्या है? चाचरी क्या है? ठीक है, तो चाचरी क्या है? एक डांस है, एक तरह का नृत्य है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा है कि कुंभ का जो मेला होता है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में लगता है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पे हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा है? भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बताइए? राइट आंसर क्या है? केदारनाथ धाम जो है। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा है कि किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? जहाँ पे चावल बहुत ही उच्च क्वालिटी के होते हैं, काफी बड़े मात्रा में होते हैं, तो किसे कहा जाता है बताइए? क्या पंजाब है, उत्तर प्रदेश, आंध्र या महाराष्ट्र? तो राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44 किसे कहते हैं? 5 नदियों की भूमि क्या कहलाता है? 5 नदियों की भूमि बताइए? हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो राइट आंसर क्या है? पंजाब। आप मतलब पानी, ठीक है, नदी कह सकते हैं, पंज मतलब 5, ठीक है, तो राइट आंसर है पंजाब। 45 यहाँ पे क्या पूछा है? तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? बताइए कब स्वीकार किया गया? ABCND। तो राइट आंसर क्या है? 22 जुलाई 1947 को, आजादी से थोड़े टाइम पहले। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इसका इनिशिएटिव इन्हें ही जाता है और हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को क्या कहते हैं? मिसाइल मैन। सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? मदुरई को। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। देखिए सिलिकॉन सिटी दुनिया भर में किसे कहा जाता है? अमेरिका में कैलिफोर्निया को, ठीक है, लेकिन भारत में किसे कहा जाता है? तो भारत में कहा जाता है बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 49 नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन थे? ठीक है, कौन थे पहले एशियाई? तो राइट आंसर क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को उनकी जो काव्य संग्रह गीतांजलि था उसके लिए 1913 को नोबेल प्राइज मिला था। तो कौन? राइट आंसर क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे क्या पूछा है? सर्वकालिक महानतम हॉकी खिलाड़ी किसे कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद, धनराज पिल्लई, वैन गेट्सकी या एलेक्स ओवेचकन? ठीक है, किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? जब भी हम हॉकी का नाम लेंगे तो सबसे पहला नाम आएगा मेजर ध्यानचंद का। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन का सेट था और इसके माध्यम से आपको काफी कुछ चीजें और पता चल गई होंगी और आपका रिवीजन भी हो गया होगा। तो इसी तरह से हम फिर से इसका जो आप कह सकते हैं कि रिवीजन का जो तीसरा सेट है हम फिर उसको देखेंगे ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके और जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम डेली तैयारी करेंगे ताकि आप सबकी अच्छी से प्रैक्टिस हो सके। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।